हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित गुप्ता, योर केमिस्ट्री मेंटर। हमारा चैप्टर चल रहा है केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन एंड दिस इज लेक्चर नंबर 2। और लेक्चर नंबर 2 में हम बात करने वाले आज बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में कि किस तरीके से हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो आइए सिखाते हैं आपको कि किस तरीके से हम केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे। ध्यान से देखिए कि सबसे पहले केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने से पहले हमें एक चीज देखनी होगी और उसका नाम है, एक लॉ देखना होगा, उसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि जो मास ऑफ द रिएक्टेंट शुड बी ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट। सिंपल लैंग्वेज में यही बोला जाता है कि रिएक्टेंट का जो मास होता है वो किसके इक्वल होना चाहिए? मास ऑफ द प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है, नहीं उसको फॉर्म किया जा सकता है या उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है इन अ केमिकल रिएक्शन। दैट इज द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हैज टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट। यानी कि रिएक्टेंट की तरफ जो टोटल मास होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए? प्रोडक्ट के टोटल मास के इक्वल होना चाहिए। आइए एक रिएक्शन के थ्रू हम समझते हैं। मान लीजिए एक रिएक्टेंट ए है, उसकी रिएक्शन हमने बी के साथ कराई, दोनों ही रिएक्टेंट है, एरो का साइन लगाया और एक न्यू कंपाउंड बना जिसका नाम ए बी है। अब यहां पर आप देखिए ए और बी दोनों लेफ्ट हैंड साइड पे, यानी कि ये क्या है? रिएक्टेंट है। यानी टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट शुड बी ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स इन द प्रोडक्ट। यानी ए और बी का जो मास होगा वही मास किसका होगा? जो प्रोडक्ट आपका बना है ए बी, उसी का मास होगा। आगे बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स। मान लीजिए जिंक लेते हैं हम और जिंक की रिएक्शन हम कराते हैं किसके साथ? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, यानी H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं। क्या बन जाता है? यहां पर जिंक सल्फेट बन जाता है और उसके साथ हाइड्रोजन गैस यहां पर क्या हो जाती है? लिबरेट हो जाती है। केमिकली इसको कैसे लिखा जाता है? जिंक को लिखते हैं Zn, देन इसके बाद प्लस का साइन। सल्फ्यूरिक एसिड को लिखा जाता है H2SO4, हमने यहां H2SO4 लिखा, एरो का साइन वापस लगाया, जिंक सल्फेट बन रहा है यानी ZnSO4, प्लस का साइन लगाया और उसके बाद क्या हो गया? H2, यानी कि हाइड्रोजन गैस हो गया। आफ्टर दिस क्या होगा? हम क्या करेंगे? अगर ये केमिकल रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाइड कर रही है, इसका मतलब क्या हो गया? जो टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले एलिमेंट्स को लिखना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने जिंक लिखा और जिंक के बाद हमने देखा कि नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड कितने हैं? 1 ही थे, तो हमने यहां 1 लिख दिया। यहां देखिए जो प्रोडक्ट साइड जिंक के कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं? यहां पर 1 ही है, इसलिए हमने यहां पर भी 1 लिखा। आइए दूसरा एलिमेंट लेते हैं, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन में रिएक्टेंट साइड देखिए कितने हाइड्रोजन प्रेजेंटेड है? 2 हाइड्रोजन प्रेजेंटेड है, तो हमने नीचे 2 लिख दिया। और यहां पर प्रोडक्ट साइड भी कितने हाइड्रोजन प्रेजेंटेड है? 2, तो हमने यहां पर भी 2 लिख दिया। आइए तीसरा एलिमेंट लेते हैं, वो होगा सल्फर। रिएक्टेंट साइड सल्फर 1 प्रेजेंटेड है, तो हमने यहां क्या लिख दिया? 1। और प्रोडक्ट साइड भी सल्फर 1 प्रेजेंटेड है, तो हमने यहां पर भी क्या लिख दिया? 1 लिख दिया। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन जो है वो रिएक्टेंट साइड कितना है? 4। देखिए तो हमने 4 लिखा, जबकि प्रोडक्ट साइड कितना है? 4, तो हमने यहां पर भी क्या लिख दिया? 4। अब आप यहां पर चेक कीजिए नंबर ऑफ एटम्स अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट्स के, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों तरफ क्या है? सेम। इसलिए आप कह सकते हो कि ये केमिकल रिएक्शन क्या है? बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, as the number of atoms of element in the same on the both side of the arrow, hence it is a balanced chemical reaction। यानी कि ये जो केमिकल रिएक्शन है, ये केमिकल रिएक्शन क्या है? बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं और उसको वापस डिटेल में समझते हैं कि अगर मान लीजिए हमें केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं दे रखी तो हम उस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करेंगे। तो आइए एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले Fe लिया आयरन और इसकी रिएक्शन हमने H2O के साथ कराई, रिएक्शन बनाया और क्या बना? Fe3O4 एक कंपाउंड बना और इसके साथ साथ क्या बन गया? H2। अब यहां पर ध्यान से देखिए नंबर ऑफ एटम्स चेक करते हैं। Fe1 है, यहां पर Fe3 है, इसका मतलब सीधा सा है कि ये एक अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन है।
अब इस अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में जितने भी एलिमेंट्स हैं आपके पास, इन सभी के चारों तरफ आप क्या करोगे, बॉक्सेस को क्रिएट कर लोगे कुछ इस तरीके से। ये सभी को हमने क्या करा, बॉक्सेस में क्रिएट कर लिया या फॉर्म कर लिया। अब इसके बाद स्टेप नंबर 2 में आप क्या करोगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड कितने कितने एलिमेंट प्रेजेंटेड है उनके बारे में आप पता लगाओगे। तो इसके लिए आप क्या करते हो, एक टेबल बनाते हो और टेबल में इस साइड आप एलिमेंट लिखोगे, देन इसके बाद नंबर ऑफ एटम्स किस साइड, रिएक्टेंट साइड, और इस साइड आप क्या करोगे, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट साइड। तो सबसे पहले हमने एलिमेंट लिखा, तो सबसे पहले हमने Fe लिखा। अब Fe को देखो, रिएक्टेंट साइड कितने नंबर ऑफ एटम्स है 1 और प्रोडक्ट साइड कितने हैं 3। इसके बाद सेकेंड एलिमेंट लिखा हाइड्रोजन, रिएक्टेंट साइड कितने हैं एटम मेरे 2, तो यहां हमने 2 लिखा, और प्रोडक्ट साइड कितने हैं एटम्स मेरे हाइड्रोजन के 2, तो हमने यहां पर भी क्या लिख दिया 2। अब इसके बाद थर्ड एलिमेंट लिखेंगे ऑक्सीजन, रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन कितना है 1, तो हमने यहां 1 लिखा, और प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन कितना है 4, तो हमने यहां 4 लिख दिया। अब इस टेबल को आप क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसके नंबर ऑफ एटम्स जो है वो सबसे ज्यादा हैं, और उसी को सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम चेक करेंगे कि कौन से एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स सबसे ज्यादा हैं, स्टार्टिंग हम वहीं से ही करेंगे। तो अब देखिए स्टेप नंबर 3 में स्टार्ट बैलेंसिंग द कंपाउंड दैट कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। तो वो कौन सा है, वो है Fe3O4, जिसमें ऑक्सीजन के पास नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 4। तो हमने क्या करा, एक अगेन वापस टेबल बनाएंगे और उसमें हम ऑक्सीजन को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। हमने लिखा एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड। अब आप देखिए नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन की बात करेंगे तो इनिशियल क्या रहेगा, इनिशियल ध्यान से देखिए, इनिशियली आपका रिएक्टेंट साइड एक ही एटम था, ठीक है, जबकि प्रोडक्ट साइड जो है वो 4 एटम्स आपके प्रेजेंटेड थे। जबकि अगर मैं बैलेंस करूं तो बैलेंस करने में मुझे क्या करना होगा, यहां पर 4 है, यहां पर 1 है, यानी इस 1 को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 4 से, तभी जाके ये क्या होगा, बैलेंस होगा। और यहां पर मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। अब ये ऑक्सीजन एटम को हम क्या कर चुके हैं, ऑलरेडी बैलेंस कर चुके हैं। अब यहां पर हम क्या करेंगे आगे, फॉर एग्जांपल टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम वी कैन पुट कोएफिशिएंट 4 एज 4H2O एंड नॉट H2O4। ध्यान रखना, हमें H2O4 नहीं करना है, हमें H2O जो कि ब्रैकेट हमने बनाए इसके आगे ही हमें क्या करना होगा, 4 लिखना होगा, ठीक है। तो हमने इसके आगे क्या करा, 4 लिख दिया, ठीक है। तो इससे हमने क्या करा कि भाई ऑक्सीजन को हम क्या कर चुके हैं, बैलेंस कर चुके हैं। अब ध्यान से देखिएगा, जब ऑक्सीजन को आप बैलेंस कर चुके हो, अब क्या करोगे, वी कैन नॉट अल्टर द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड और एलिमेंट टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम। हम फॉर्मूले को कभी भी चेंज नहीं करेंगे, हम सिर्फ नंबर ऑफ एटम्स लिखेंगे, वो भी कहां लिखेंगे, इस ब्रैकेट के बाहर लिखने वाले हैं, अंदर फॉर्मूले में किसी भी तरीके से कोई चेंजेस नहीं होगा। अब आप क्या करोगे, अब आप हाइड्रोजन को बैलेंस करोगे। ऐसा क्यों, क्योंकि आपने H2O के आगे 4 लगाया। जैसे ही आपने H2O के आगे 4 लगाया तो यहां देखिए हाइड्रोजन पहले 2 थे, बट आगे 4 लगने से हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 हो गए, ठीक है। और यहां पर हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड में कितने, सिर्फ 2 ही है। तो अब सबसे पहले आप क्या करोगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करोगे। इसके लिए अगेन वापस आपने सेम टेबल निकाली, इनिशियल रखा, तो इनिशियल कितना है आपका, रिएक्टेंट साइड 8 है, जबकि प्रोडक्ट साइड कितना है, 2 है। तो अब आप बैलेंस करने के बाद आप क्या करोगे, यहां पर 8 है, यहां पर 2 है, तो इस हाइड्रोजन को आप क्या करोगे, 4 से मल्टीप्लाई करोगे। तो यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया। जब हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए इस ब्रैकेट के अंदर हमें कुछ भी नहीं करना है, जो करना है हमें इस ब्रैकेट के बाहर लिखना है। तो ब्रैकेट के बाहर हम क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे, जिससे ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस। अब यानी कि हम ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को क्या कर चुके हैं, बैलेंस कर चुके हैं। अब थर्ड एलिमेंट कौन सा है, Fe देखिए यहां पर 3 है और यहां पर 1 ही है। अब हम Fe के आगे ऑलरेडी क्या लगा देंगे, 3 लगा देंगे, तो पूरी रिएक्शन हमारी क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। आइए बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप के बारे में। स्टेप नंबर 5 क्या कहता है, लेट अस बैलेंस आयरन एटम इन द पार्टली बैलेंस इक्वेशन। ये पार्टली बैलेंस इक्वेशन है। आयरन के लिए वापस हमने आयरन के एटम लिए। इनिशियली देखिए रिएक्टेंट साइड 1 एटम है,
प्रोडक्ट साइड 3 एटम्स है। अब इस एटम को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। यहां पर एज इट इज 3 ही रखूंगा तो मैंने आगे 3 लगा दिया। अब ये जो रिएक्शन आपके सामने आई है, दिस रिएक्शन in front of you is a balanced chemical reaction. This is a balanced chemical reaction जहां पर आप number of atoms आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। स्टेप नंबर 6 में check the correctness of the balance equation। आप करेक्टनेस को चेक करोगे। दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड। इसको हिट एंड ट्रायल मेथड के नाम से आप इसको जानते हो, ठीक है। स्टेप नंबर 4 में क्या करोगे, द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर मेंशन्ड अलोंग विथ देयर केमिकल फॉर्मूला। अभी तक हमने क्या किया था, अभी तक हमने सिर्फ रिएक्शन लिखी थी, हमने उनकी फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं किया था। अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में फिजिकल स्टेट नहीं लिखी जाती किसी भी एलिमेंट की, तो आपको फिजिकल स्टेट को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। इसके साथ साथ अगर मान लीजिए कोई कैटलिस्ट का यूज होता है, कोई टेम्परेचर का यूज होता है, कोई कंडीशंस का यूज होता है, तो वो भी आपको रिएक्शन लाइन के ऊपर यानी एरो साइन के ऊपर रिप्रेजेंट करने हैं। The gaseous, liquid, aqueous और solid state of reactant and product are represented by the, यानी कि अगर गैस है तो G लिखो, लिक्विड है तो L लिखो, एक्वस है तो AQ लिखो और अगर सॉलिड है तो S लिखा करिए। जैसे सो द बैलेंस केमिकल इक्वेशन बिकेम, तो जो आपने जो रिएक्शन बैलेंस करी उसको सही तरीके से किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। Fe के आगे हमने 3 तो लगाया था ही, अब आप S भी लगा दिया, क्योंकि आयरन क्या होता है, सॉलिड होता है। इसके अलावा H2O क्या होती है, एक गैस है। इसके बाद रिएक्शन लाइन क्या बना था, हमारा बना था Fe3O4 जो कि एक सॉलिड होता है, और इसके अलावा H2 जो कि एक क्या होती है, गैस होती है। इस तरीके से हमने केमिकल रिएक्शन को क्या कर लिया, बैलेंस कर लिया। इक्वेशन नंबर जो स्टेप नंबर 8 है, इसमें समटाइम द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, ये सभी भी दिए गए होते हैं, तो आपको इनको भी रिएक्शन लाइन के ऊपर क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। लिखा हुआ है ना, बिलो द एरो इन द इक्वेशन। आप इसको एरो के ऊपर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और नीचे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड है जो कि एक गैस होती है, इसकी रिएक्शन अगर मैंने H2 के साथ कराई जो कि एक गैस है, और यहां पर प्रेशर में ले रहा हूं 340 atm, रिएक्शन लाइन के ऊपर लिखा है, तो क्या बन जाएगा, CH3OH, यानी क्या बन जाएगा, मिथेनॉल बन जाएगा। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है मिथेनॉल, ठीक है। मिथेनॉल आपका बनके तैयार हो जाएगा जो कि क्या होता है, लिक्विड होता है। इसी तरीके से देखिए 6CO2 है एक्वस, इसकी रिएक्शन अगर आप 12H2O के साथ करो जो कि लिक्विड है, तो सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बन जाएगा, सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में C6H12O6 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, C6H12O6 जो कि एक्वस होता है, ये आपका बन के रेडी हो जाएगा। और इसके अलावा ऑक्सीजन गैस 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस भी यहां पर क्या हो जाएगी, बन के रेडी हो जाएगी, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपकी बैलेंस केमिकल रिएक्शन कहलाती है। सो दिस वाज योर सेकंड लेक्चर। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और हाँ, ये जो क्वेश्चंस हमने कराए इनकी प्रैक्टिस आप जरूर करते रहिए। थैंक यू सो मच।